Starting my first video, I introduce myself. I have qualified MSc in two subject, biotechnology and in botany subject. And other qualifications के बारे में CSIR JRF qualified and CSIR NET, ICR NET and DBT JRF, GATE in Excel and BT. Now I am posted as a assistant seed certification officer in सूरतगढ़ गंगानगर. ये मेरा फर्स्ट वीडियो है और फर्स्ट वीडियो है वो उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो CSIR की प्रिपरेशन कर रहे हैं इन लाइफ साइंस के रूप में या लाइफ साइंस के लिए. और CSIR में 13 यूनिट है. 13 यूनिट में से फर्स्ट यूनिट जो है वो है बायोमोलिक्यूल का है या बायोकेमिस्ट्री का है. बायोकेमिस्ट्री में 4 बायोमोलिक्यूल्स दिए हुए हैं. कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड है, एमिनो एसिड प्रोटीन है और न्यूक्लिक एसिड है. चारों बायोमोलिक्यूल्स का सिंथेसिस पाथवे और उनका मेटाबॉलिज्म है वो सब इसमें इंक्लूड किया गया है. चारों बायोमोलिक्यूल्स की अपन बात करें तो उनमें से बेसिक जो बायोमोलिक्यूल है वो अपना है कार्बोहाइड्रेट. तो आज अपना जो टॉपिक है वो है कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट जो बायोमोलिक्यूल है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम से मिलकर बना हुआ बायोमोलिक्यूल. अपन इसको डिफाइन करें तो ये क्या है? पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन. कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन. कार्बोहाइड्रेट्स के जो 3 कंपोनेंट हैं या अपन कहें 3 एटम है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन. इन तीनों को अपन एज ए फॉर्मूला के रूप में डिनोट करें तो इसका जो फॉर्मूला है वो है CnH2ON. ये इसका बेसिक फॉर्मूला है. इस फॉर्मूले को भी अपन एप्रोप्रिएट लिखें तो अपन कह सकते हैं CnH2ON. ये कार्बोहाइड्रेट का बेसिक फॉर्मूला है. अब अपने करें कि बेसिक जो सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो कितने कार्बन के हों? वो नॉर्मली 3 कार्बन के होते हैं. बेसिक कार्बोहाइड्रेट या सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट कितने कार्बन के हैं? 3 कार्बन के हैं. 3 कार्बन से अधिक हो सकते हैं लेकिन मिनिमम कितने हैं? 3 कार्बन. अपन इसको लिख सकते हैं ग्रेटर देन 3 कार्बन और इक्वल टू 3 कार्बन. 3 कार्बन तक मिनिमम हो सकते हैं और मैक्सिमम 3 कार्बन से अधिक हो सकते हैं. अब सिंपलेस्ट शुगर की अपन बात करें तो 2 प्रकार के हैं. सिंपलेस्ट शुगर सबसे पहला है ग्लिसरॉल्डिहाइड और सेकंड है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन. डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन दोनों में अंतर, ये एल्डोज है जबकि ये कीटोज है. इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो कितने टाइप के हैं? 2 टाइप on the basis of functional group
किसके बेसिस पर, फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पर या तो प्रेजेंट हो एल्डिहाइड या प्रेजेंट हो कीटोन। दो ग्रुप के बेसिस पर या तो वो एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट हो या फिर कीटोन ग्रुप प्रेजेंट हो, उसके बेसिस पर। जैसे कार्बोहाइड्रेट के जो बेसिक फॉर्मूला है, इसके आधार पर अपन मोनोसेक्राइड को, या मोनोसेक्राइड से पहले भी अब मैं बात करूं तो कार्बोहाइड्रेट को नॉर्मली किस टर्म के रूप में जाना जाता है, सैकेराइड के रूप में। कार्बोहाइड्रेट को सैकेराइड भी कहा जाता है, सैकेराइड के रूप में जाना जाता है। सैकेराइड जो टर्म है वो बना हुआ है शुगर से। सैकेराइड शुगर से लिया गया टर्म है, और इस सैकेराइड के आधार पर कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो अलग अलग टाइप के हैं। जैसे फर्स्ट है मोनो सैकेराइड, और सेकंड की बात करें डाइसैकेराइड, और थर्ड है ओलिगोसैकेराइड, और फोर्थ है पॉलीसैकेराइड। ये तो इसके सैकेराइड के टाइप है, या अपन कहें कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स हैं। अपन कार्बोहाइड्रेट की स्टडी करने के लिए अपन बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, तो बेसिक कौन सा आ जाएगा, मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड को इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अपन अरेंज करें तो ये फॉर्मूला अपना हो जाएगा, जैसे ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन, जैसे सी, इसको अपन एन की जगह पर लिखें 3, तो ये आ जाएगा ट्राइयोज। ठीक है, जिसमें कार्बन की संख्या कितनी हो, 3 हो, उसको अपन कहेंगे ट्राइयोज। इसी प्रकार से जिसमें कार्बन की संख्या 4 हो, टेट्राओज। ये आ जाएगा टेट्राओज। इसके अलावा ये आ जाएगा पेंटोज। ये आ जाएगा हेक्सोज। तो जनरली कंडीशन के अंदर पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट हैं वो 3 से लेकर 6 कार्बन तक हैं, लेकिन एक एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट है या मोनोसैकेराइड है, जिसे अपन लिख सकते हैं CH2O7, जिसे अपन लिख सकते हैं सेडोहेप्टुलोज। सेडोहेप्टुलोज। तो ये अपने इसके कार्बोहाइड्रेट के बेसिक हैं। अब एक अपन एक्सेप्शन की बात करें कि जो CH2ON, इस फॉर्मूले को फॉलो करने वाले सभी क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। लेकिन एक्सेप्शन की अपन बात करें तो वो है
फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मूला इसी का फॉलो करता है, जैसे ये इसका क्या है, फॉर्मूला है, ये अपन कहें सी ये है, लेकिन ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट नहीं है, तो ये इसका क्या है, एक्सेप्शन। ये इसका एक्सेप्शन है। अपन इसके कार्बोहाइड्रेट में फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो फंक्शनल ग्रुप के आधार पर कार्बोहाइड्रेट दो प्रकार के हैं, किसके बेसिस पर, फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पर कार्बोहाइड्रेट दो प्रकार के हैं। फर्स्ट आ जाएगा एल्डिहाइड या कहें अपन एल्डोज, और सेकंड आ जाएगा कीटोज, कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है वो तो कहलाएंगे एल्डोज, इसमें फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड और इसका फंक्शनल ग्रुप है कीटोन, तो ये कहलाएगा कीटोज। और फंक्शनल ग्रुप के रूप में अपन इसको कह सकते हैं कार्बोनाइल ग्रुप, कार्बोनाइल ग्रुप। अब अपन कार्बोहाइड्रेट के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कोई भी अपन 3 कार्बन का या अपन करें ट्राइएज मोलिक्यूल या ट्राइओज मोलिक्यूल है, उसको अपन अरेंज करें किसमें, लीनियर स्ट्रक्चर में, तो उसको लीनियर स्ट्रक्चर में अरेंज कैसे करते हैं, दोनों टाइप की अपन बात करें। सबसे सिंपलेस्ट प्रकार के अभी मैंने बताए थे आपको, 2 प्रकार के कार्बोहाइड्रेट हैं, जिसमें से पहला है ग्लिसरॉल्डिहाइड और सेकंड आ जाएगा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। और सिंपलेस्ट ट्राइओज की अपन बात करें तो पहला तो आ जाएगा एल्डोज, और एल्डोज का अपन लिख सकते हैं ये क्या है, एल्डोज। इसी प्रकार से 3 कार्बन को अपन डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन को लिखें तो CH2OH C डबल बॉन्ड O CH2OH। इसमें इसका फंक्शनल ग्रुप जो है वो क्या है, कीटोन, और यहां इसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो है एल्डिहाइड। तो इसके आधार पर अपन कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो 2 प्रकार के हैं, एक तो है एल्डिहाइड और एक है कीटोन। अब कार्बोहाइड्रेट्स में से जनरली जो टॉपिक्स हैं उनके अपन 1 बाय 1 टॉपिक लेते हैं, जिनमें से CSIR क्वेश्चंस पूछती भी है, उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट अपना आ जाएगा स्टेरियो आइसोमर ऑफ कार्बोहाइड्रेट। और स्टेरियो आइसोमर की अपन बात करें उससे पहले अपन देखते हैं किरल सेंटर या कार्बन, ठीक है। तो किरल कार्बन किसे कहते हैं वो अपन जानते भी हैं कि कोई भी ऐसा कार्बन हो जो डिफरेंट ग्रुप से या डिफरेंट ग्रुप से घिरा हुआ हो तो उसे अपन बोलते हैं किरल कार्बन। और
जिस भी किसी भी कार्बोहाइड्रेट या किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर किरल सेंटर प्रेजेंट होता है वो कैसा होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है। क्यों? इस कार्बन के ऊपर जो मॉलिक्यूल्स हैं या H या OH हाइड्रोक्सी मॉलिक्यूल हैं वो रोटेट कर सकते हैं, इसलिए ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। इसका मतलब जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं या मोनोसेक्राइड्स है, ऑल मोनोसेक्राइड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव, ऑल मोनोसेक्राइड आर एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव है। और एक्सेप्शन की बात करें तो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। क्यों? क्योंकि अभी मैंने इसकी स्ट्रक्चर बताई भी थी आपको, CH2OH कीटो ग्रुप और CH2OH। यहाँ पर किरल सेंटर एब्सेंट है और इसमें HOH या O जो है वो रोटेट नहीं कर सकता, इसलिए ये अपना एक्सेप्शन है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये कैसा है? ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अब अपन बात करें कि किरल सेंटर जो है वो मोनोसेक्राइड के अंदर देखने को मिलते हैं। जितने किरल सेंटर हैं, जैसे इसमें किरल सेंटर कितना है? किरल सेंटर 1 है। ये किरल कार्बन है और किरल कार्बन के ये जो H और OH है वो अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं इस प्रकार से। इसका मतलब इसकी 2 प्रकार की स्ट्रक्चर पॉसिबल हो सकती है, OH या तो लेफ्ट साइड में हो या OH राइट साइड में हो। तो इसकी 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर, 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर। और इस प्रकार की किरल कार्बन के ऊपर उपस्थित H या OH के रोटेशन होने से बनने वाली जो स्ट्रक्चर्स हैं वो एक दूसरे की क्या कहलाती है? स्टीरियो आइसोमर कहलाती है। ठीक है, मतलब कितने प्रकार की पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी कह रहे हैं अपन यहाँ पर, तो पॉसिबिलिटी के बेसिस पे अपन कह सकते हैं स्टीरियो आइसोमर स्ट्रक्चर। अपन इनके अपन निकाल सकते हैं, जैसे सबसे पहले अपन किसके निकालेंगे? एल्डोज की, और इधर अपन करेंगे कीटोज की, और अपन निकाल रहे हैं स्टीरियो आइसोमर। अपन ट्राइयोज से स्टार्ट करें। ट्राइयोज कार्बन की संख्या 3 है और किरल सेंटर की बात करें अपन तो n = 1। किरल सेंटर कितना है इसमें? 1 किरल सेंटर है। और इसकी बात करें ट्राइयोज, यहाँ पर किरल सेंटर = 0 है। अभी मैंने स्ट्रक्चर बनाई उसके अकॉर्डिंग इसमें ट्राइयोज में किरल कार्बन एब्सेंट है। अब इसको अपन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग निकालें कि स्टीरियो आइसोमर निकाल सकते हैं 2 की पावर n, और यहाँ पर n = किरल कार्बन। जैसे ट्राइयोज की निकालें अपन तो 2 की पावर 1 और यहाँ जाएगा 2। तो ट्राइयोज के कितने स्टीरियो आइसोमर बनेंगे? 2 स्टीरियो आइसोमर बनते हैं। तो इसके स्टीरियो आइसोमर हो जाएंगे
अपन नेक्स्ट की बात करें तो टेट्रोज, और टेट्रोज में कार्बन की संख्या कितनी है? किरल सेंटर की कार्बन तो हो गए 4 और किरल कार्बन हो गए 2। इसका मतलब अपन इसे डी नोट कर सकते हैं 2 की पावर 2 इक्वल टू 4। तो किरल कार्बन की संख्या हो जाएगी इसमें 4। इसी प्रकार से पेंटोज की बात करें अपन तो पेंटोज में 5 तो कार्बन, किरल कार्बन की संख्या 3 है और यहां पर आ जाएगा 2 की पावर 3 इक्वल टू 8 स्टीरियो आइसोमर पॉसिबल स्ट्रक्चर है इसकी। और 4 की अपन बात करें तो हेक्सोज, और हेक्सोज को अपन लिखें तो 6 तो कार्बन है, स्टीरियो आइसोमर की इसकी अपन बात करें किरल सेंटर की 4 किरल सेंटर है और 4 किरल सेंटर है तो 2 की पावर 4 इक्वल टू 16। इसका मतलब स्टीरियो आइसोमर एल्डोज की बात करें तो ट्राइओज का तो स्टीरियो आइसोमर बनेंगे 2, टेट्रोज के बनेंगे तो 4, पेंटोज के बनेंगे 8 और हेक्सोज के बनेंगे 16। अब इसी प्रकार से अपन देखें कीटोज को। कीटोज में किरल सेंटर जो है वो एल्डोज के बजाय 1 किरल कार्बन कम होता है। जैसे ट्राइओज में किरल कार्बन एल्डोज में तो था 1 और यहाँ पर है 0। इसका मतलब इसमें स्टीरियो आइसोमर नॉट पॉसिबल, तो ये हो जाएगा 0। अब अपन बात करें टेट्रोज, टेट्रोज की बात करें तो इसमें किरल सेंटर जो है जैसे 4 कार्बन तो इसमें टेट्रोज के हैं। किरल सेंटर की बात करें तो इसमें 1 किरल सेंटर है। जैसे अपन इसको देखें, स्ट्रक्चर बना के देखें अपन इसकी टेट्रोज की CH2OH C डबल बॉन्ड O C OH H CH2OH। तो इसमें किरल सेंटर कौन सा है? सिर्फ एक ही है। तो इसके अकॉर्डिंग अपन कह सकते हैं कि टेट्रोज में किरल संख्या 1 है। इसका मतलब स्टीरियो आइसोमर कितने हो जाएंगे? 2। ठीक है। अब अपन बात करें पेंटोज की। पेंटोज में 5 कार्बन और किरल संख्या 2 कार्बन और यह आ जाएगा 4। अब हेक्सोज की बात करें 6 कार्बन और किरल सेंटर कितने इसमें? 3 और यहां पर स्टीरियो आइसोमर कितने बनेंगे? 8। इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि इनके कीटोज के स्टीरियो आइसोमर हमेशा इनसे 1 कार्बन पीछे चलते हैं। जैसे यहाँ पर ट्राइओज में 2 बन रहे थे तो यहाँ टेट्रोज में 2 बनेंगे। यहाँ पर पेंटोज में 4 बन रहे थे, टेट्रोज में 4 बन रहे थे और यहाँ पर पेंटोज में 4 बन रहे हैं। यहाँ पर पेंटोज में 8 बन रहे थे और यहाँ हेक्सोज में 8 बन रहे हैं। ये किसके कारण से है? सिर्फ कीटोज के अंदर 1 किरल कार्बन कम होता है कंपेयर टू एल्डोज के। इस आधार पर स्टीरियो आइसोमर अपन निकाल सकते हैं। तो ये तो थे स्टीरियो आइसोमर।
अब अपन बात करें नेक्स्ट टॉपिक कार्बोहाइड्रेट का, डी एंड एल फॉर्म। पहला हो गया स्टेरियोआइसोमर और सेकेंड आ जाएगा इसका डी एंड एल फॉर्म। डी एंड एल फॉर्म ऑल्सो डिपेंड ऑन द चिरल कार्बन। चिरल कार्बन पे डिपेंड करता है। अब अपन कहें कौन से चिरल कार्बन जो है वो डिसाइड करते हैं कि इस पर्टिकुलर बायोमोलिक्यूल का डी फॉर्म है या एल फॉर्म है। तो अपन कह सकते हैं कि कार्बोनाइल ग्रुप जो है या अपन कहें मोनोसेकेराइड का जो फंक्शनल ग्रुप है उस फंक्शनल ग्रुप से मैक्सिमम डिस्टेंस पर जो चिरल कार्बन है उस चिरल कार्बन पर उपस्थित OH या H की पोजीशन को देखते हुए अपन डिसाइड करते हैं कि वो डी फॉर्म है या एल फॉर्म है। जैसे अपने एक सिंपलेस्ट एग्जांपल लें तो ग्लूकोज का एग्जांपल लें। जैसे ये 6 कार्बन का ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है। जैसे अपन कहें ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है। इसमें चिरल सेंटर कितने हैं? 4 चिरल सेंटर हैं। ये 4 चिरल सेंटर हैं। ये इसका फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप से सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस की अपन कहें तो ये आएगा इसका 4 नंबर चिरल सेंटर। तो 4 नंबर चिरल सेंटर पर प्रेजेंट H या OH के रोटेशन होने या अपन कहें OH ग्रुप लेफ्ट साइड में है या राइट साइड में है, उसी से अपन डिनोट करते हैं डी या एल फॉर्म। जैसे इसमें OH जो है वो किस साइड में है? राइट साइड में है। राइट साइड में यदि OH प्रेजेंट होता है तो वो कौन सी फॉर्म होती है? डी फॉर्म होती है। तो यहां पर अपन इस ग्लूकोज के आगे लिख सकते हैं डी ग्लूकोज। अगर ये OH इधर हो तो लेफ्ट साइड में आ गया OH, तो ये कौन सी फॉर्म कहलाएगी? एल ग्लूकोज। तो इस आधार पर अपन कह सकते हैं कि एल और डी फॉर्म जो है वो फंक्शनल ग्रुप से मैक्सिमम डिस्टेंस पर प्रेजेंट चिरल सेंटर पर उपस्थित OH और H की पोजीशन को ध्यान में रखते हुए यदि OH राइट साइड में है तो वो डी फॉर्म है और वो OH लेफ्ट साइड में है तो वो एल फॉर्म है। तो ये इस प्रकार से 2 प्रकार के इसके फॉर्म अपन डिनोट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की अपन बात करें थर्ड, एपीमर्स। अब एपीमर्स की अपन बात करें तो मोनोसेकेराइड्स में एपीमर्स भी जो है वो है क्या? एक स्टेरियो आइसोमर टाइप से अपन कह सकते हैं। स्टेरियो आइसोमर तो अपन कह रहे हैं पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसेकेराइड, और अपन यहाँ कह रहे हैं कि किसी भी चिरल सेंटर पर चिरल कार्बन पर प्रेजेंट HOH के रोटेशन होने से बनने वाली स्टेबल स्ट्रक्चर जो नेचर के अंदर पाई जाती है या बायोलॉजिकल सिस्टम में देखने को मिलती है,
वो सभी स्ट्रक्चर एक दूसरे की क्या कहलाती है, एपीमर्स कहलाती है। ठीक है, एक बार फिर वापस बता दूं, एपीमर होते क्या हैं कि किसी भी मोनोसेकेराइड के किरल सेंटर पर उपस्थित H और OH के रोटेशन से बनने वाली वे स्ट्रक्चर जो नेचर में स्टेबल रूप से देखने को मिलती है या नेचर में पाई जाती है, वो सभी स्ट्रक्चर क्या कहलाती है, एपीमर्स कहलाती है। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल दें, सबसे बेसिक स्ट्रक्चर अपन ले तो ग्लूकोज के लेते हैं। जैसे ये स्ट्रक्चर है डी ग्लूकोज। अब इसका अपन एपीमर देखें तो एपीमर की अपन बात करें, एक दो तीन चार पाँच छः, ये इसकी एपीमर अपन बनाए तो यहाँ पर तो आ जाएगा CHO और यहाँ आ जाएगा OH और यहाँ आ जाएगा H, यहाँ आ जाएगा OH, यहाँ आ जाएगा H OH H OH। इन दोनों में डिफरेंस किस चीज का है, सिर्फ किरल सेंटर नंबर 2 पर उपस्थित H और OH जो है वो अपनी ऑपोजिट पोजीशन में है। जैसे यहाँ पर OH है वो राइट साइड में है, जबकि यहाँ पर OH है वो लेफ्ट साइड में है। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो किसकी है, डी मेनोज की स्ट्रक्चर है। तो डी मेनोज जो है वो क्या है, ग्लूकोज का एक एपीमर है। और कौन सा एपीमर, 2 नंबर कार्बन का एपीमर है। ठीक है, ग्लूकोज का डेरिवेटिव मॉलिक्यूल है या ग्लूकोज के 2 नंबर का एक एपीमर मॉलिक्यूल है। अपन इधर बात करें तो जैसे ये जो है वो गैलेक्टोज है। लेकिन इसके अंदर जो एपीमर मॉलिक्यूल है या एपीमर कार्बन जो है वो कौन सा है, 4 नंबर। ग्लूकोज से अपन कंपेयर करते हैं तो इसमें दिखता है कि 4 नंबर जो कार्बन है उसके ऊपर OH जो है वो लेफ्ट साइड में है, जबकि H है वो राइट साइड में है। तो ये है गैलेक्टोज, और गैलेक्टोज जो है वो एपीमर किसका है, ग्लूकोज का। इस प्रकार से अपन कह सकते हैं ग्लूकोज के 2 नंबर कार्बन का एपीमर तो कौन सा है, मेनोज है, और 4 नंबर का एपीमर कौन सा है, गैलेक्टोज है। तो इस प्रकार से ये इसके एग्जाम्पल है। अपन नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक में है हावर्थ प्रोजेक्शन। हावर्थ प्रोजेक्शन
एक ऐसी फिनोमेना या ऐसी कंडीशन है जिसमें जो मोनोसेक्राइड्स है वो किस फॉर्म में है, लीनियर स्ट्रक्चर में है। किसी भी मोनोसेक्राइड के लीनियर स्ट्रक्चर को जब साइक्लिक स्ट्रक्चर कन्वर्ट करते हैं तो उस कंडीशन को अपन क्या करते हैं, हार्वर्ड प्रोजेक्शन कहते हैं कि लीनियर मोनोसेक्राइड्स हैं वो साइक्लिक फॉर्म में किस प्रकार से कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, तो इसमें अपन बात करें, जैसे सबसे पहले अपन एक ग्लूकोज के स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये एक ग्लूकोज के स्ट्रक्चर है। और जब भी अपन हार्वर्ड प्रोजेक्शन बनाते हैं तो हार्वर्ड प्रोजेक्शन में अपन पढ़ते भी हैं कि कार्बन संख्या फर्स्ट और फिफ्थ दोनों के बीच में हार्वर्ड प्रोजेक्शन बनता है। इसका मतलब साइक्लाइजेशन होने के लिए कौन से मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, कार्बन संख्या फर्स्ट और कार्बन संख्या फिफ्थ, इन दोनों के बीच में क्या बनता है, हार्वर्ड प्रोजेक्शन बनता है, जिसके कारण से लीनियर स्ट्रक्चर है वो साइक्लिक स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट होती है। जैसे अपने इसकी स्ट्रक्चर देखिए, इस स्ट्रक्चर को इस प्रकार से रोटेट करना है, किस साइड में, क्लॉकवाइज, इस साइड में इसको कन्वर्ट करना है। या फिर अपन यहां से कहें इस प्रकार से रोटेट किस साइड में होगा, स्ट्रक्चर को कन्वर्ट करने के लिए क्लॉकवाइज इसको कन्वर्ट करते हैं। जैसे सबसे पहले अपन इस कार्बन को यहां लेते हैं, कार्बन नंबर, या फिर अपन कहें कार्बन नंबर 1, इस कार्बन को यहां लेते हैं अपन, तो ये तो हो जाएगा H, यहां पे आ जाएगा कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2। इस स्ट्रक्चर को अपन ऐसे रोटेट कर रहे हैं तो ये जो OH है वो तो आ जाएगा नीचे और ये H आ जाएगा ऊपर। थर्ड नंबर कार्बन में H लोअर साइड एंड OH अपर साइड आ जाएगा। फोर्थ नंबर कार्बन जिसमें OH है वो नीचे की साइड में आ जाएगा और H है ऊपर की साइड में आ जाएगा। अब अपना फिफ्थ कार्बन है जो हार्वर्ड प्रोजेक्शन बनाना है। अब इसकी अपन बात करें, ये आ गया, ये कौन सा कार्बन नंबर है, फिफ्थ कार्बन नंबर है जिसपे H प्रेजेंट है, ये H आ गया, OH प्रेजेंट है, OH आ गया और CH2OH आ गया। इस प्रकार से अपने को इसको रोटेट करना है। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर को अपन इस प्रकार से भी अरेंज कर सकते हैं कि जैसे यहां पर C है, O और यह आ जाएगा H, इस प्रकार से भी अरेंज कर सकते हैं अपन। ये जो OH है ये अटैक करता है फर्स्ट एल्डिहाइड कार्बन पर या फर्स्ट कार्बन के ऊपर, और ये स्ट्रक्चर जो है जैसे अपन कहें कि ये जो OH है ये अपन इसकी स्ट्रक्चर बनाए कि इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनेगी इसकी, कार्बन और इस कार्बन से
ये O आ गया, और ये जो H है, ये जो O है, ये तो ये O है, और ये O जो है वो ये H वाला इस H के O के साथ आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा H। ठीक है, और यहाँ से अपन इसको जोड़ देंगे। ये इसकी बेसिक स्ट्रक्चर बनी है। अब यहाँ पे तो अपना है CH2OH, और यहाँ पर H, यहाँ पर H, OH, OH, H, और यहाँ पर H, और यहाँ पर OH। ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है। जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है वो किसके स्ट्रक्चर है? ग्लूकोज की। और कौन सी ग्लूकोज की? डी ग्लूकोज की। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है ग्लूकोज की, डी ग्लूकोज। अब डी ग्लूकोज में भी अपन बात करें तो ये जो कार्बन है, फर्स्ट कार्बन, ये किस में कन्वर्ट हुआ है? एनोमर कार्बन। इस कार्बन को अपन क्या बोलते हैं? एनोमेरिक कार्बन। ठीक है, ये कार्बन क्या है? एनोमेरिक कार्बन है। और एनोमेरिक कार्बन जो है वो किसके रूप में काम करता है? एक्ट एज ए कीरल कार्बन। ठीक है, यहाँ पर जो था वो कीरल कार्बन नहीं था ये, जबकि यहाँ पर किस में कन्वर्ट हो गया है? ये कीरल कार्बन में कन्वर्ट हो गया, और इस कार्बन को अपन कहते हैं एनोमेरिक कार्बन। तो नेक्स्ट इसी के अकॉर्डिंग मैं एक्सप्लेन करूं कि नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा अपना हार्वर्ड प्रोजेक्शन के साथ ही एनोमेरिक कार्बन। एनोमेरिक कार्बन कहें या एनोमर कहें, एनोमर। जैसे किसी भी अपन इसी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर देखते हैं तो जो एनोमेरिक कार्बन बना है उस एनोमेरिक कार्बन के ऊपर H या OH की पोजीशन के आधार पर या इसकी रोटेशन के आधार पर अपन इसकी दो प्रकार के स्ट्रक्चर इसकी पॉसिबल है। जैसे अपन इसकी बात करें ये स्ट्रक्चर है, इसमें H ऊपर है, OH नीचे है। अगर किसी भी साइक्लिक ग्लूकोज या साइक्लिक मोनोसेक्राइड के अंदर यदि OH नीचे की तरफ है तो वह कहलाएगा अल्फा फॉर्म। तो ये आ जाएगी अल्फा फॉर्म। यदि किसी भी स्ट्रक्चर में यदि OH ऊपर की तरफ आता है और H नीचे की तरफ आता है तो ये जो स्ट्रक्चर है ये कहलाएगी बीटा फॉर्म। इस प्रकार से किसके बेसिस पे है ये? एनोमेरिक कार्बन पर उपस्थित OH यदि नीचे की साइड में हो तो वो कहलाएगी अल्फा स्ट्रक्चर या अल्फा फॉर्म, और यदि OH ऊपर की साइड में हो तो ये कहलाएगी बीटा फॉर्म। इस अल्फा और बीटा फॉर्म के आधार पर ग्लूकोज को अपन लिख सकते हैं कि ये ग्लूकोज जो है वो किस फॉर्म के अंदर है? ऊपर की तरफ OH है तो ये बीटा डी ग्लूकोज। ठीक है, तो ये फॉर्म कौन सी है? बीटा डी ग्लूकोज। तो ये हो गया अपना एनोमेरिक कार्बन या एनोमर। अपन साइक्लिक फॉर्म की बात करें
साइक्लिक फॉर्म दो टाइप को या दो टाइप से अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे पहला तो है पायरेनोज और सेकंड है फ्यूरेनोज। पायरेनोज और फ्यूरेनोज ये किसकी बेसिस पे है? ये है एल्डिहाइड के बेसिस पे और ये है कीटोज की। तो यहाँ पे जो रिंग बनेगी किसकी बात करें अपन? हेक्सोज की। छह कार्बन के मोनोसेकेराइड की बात कर रहे हैं और छह कार्बन के मोनोसेकेराइड को यदि लीनियर कंडीशन को और अपन किस में कन्वर्ट करते हैं? साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो दो प्रकार की रिंग प्राप्त होती है। जैसे एल्डिहाइड की देखिए अपन पायरेनोज रिंग बनती है जिसमें कितने कार्बन की रिंग बनी है? 1 2 3 4 5। तो पायरेनोज जो रिंग है वो कितने कार्बन की होती है? 5 कार्बन की होती है। जबकि फ्यूरेनोज रिंग की बात करें तो वो कितने कार्बन की होगी? 1 2 3 4। तो ये आ जाएगी 4 कार्बन रिंग। इस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट का ये बेसिक इंट्रोडक्शन है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट का सेकंड पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपलोड करूंगा। यहाँ तक किसी भी प्रकार के कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए और पूछिए, या किसी प्रकार के आपके सजेशन हो जो आपको लगे तो मोस्ट वेलकम, आप सजेस्ट कीजिए, मैं उस चीज़ को फॉलो करूँगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें और किसी भी प्रकार के डाउट हो या किसी प्रकार के कोई टॉपिक के बारे में आपको पूछना हो तो आप बेझिझक पूछ सकते हो, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। फिर भी कोशिश की है और आप लोगों ने जैसे रेस्पॉन्स दोगे उसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने की मैं कोशिश करूँगा। थैंक यू।